देखिए मुझे कैसा लगा इस पावन भूमि पे आके, इस पावन मंच पे आके। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ, बस आपकी तालियां मुझे ये बता दे कि ये कवि सम्मेलन की दिशा और दशा क्या होना चाहिए। मुझे कैसा लगा इस भूमि पे आके कि यह जग इतना मन भावन हो जाए, यह जग इतना मन भावन हो जाए, तपता हुआ रेगिस्तान भी सावन हो जाए और इस धरती की मिट्टी वृंदावन की मिट्टी उड़कर लग जाए यदि तन पर, तो देह कृष्ण और मन माँ राधा सा पावन हो जाए। ये वो सारे लोग हैं जो अपनी पूरी रात जागकर आपके लिए हंसी, चिंतन और ठहाके लेकर आए हैं कि समर भूमि में केशव आए तब गीता का जन्म हुआ। ये कोई ऊपर से नहीं उतरे हैं, ये वो लोग हैं जिनको भगवान ने प्रसाद दिया, कविता का माँ वीणा पानी ने आशीर्वाद दिया। कविता कैसे निकलती है, कैसे हृदय से निकलती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, कवि सम्मेलन को प्रारंभ कर दीजिएगा कि समर भूमि में केशव आए तब गीता का जन्म हुआ, धरती पर हल्की कलम चली तब सीता का जन्म हुआ, जाने कितनी रातें जागे, जाने कितने दर्द सहे, आंसू को स्याह बना डाला तब कविता का जन्म हुआ। साहित्य में बीच बीच में ये विज्ञान का हस्तक्षेप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम परिवार के बीच में कविताओं का आनंद ले रहे हैं। नीरू जी ने माँ की वंदना से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया और माँ से वीणा पानी से आदेश प्राप्त किया कि हे माँ, आज की रात अपने इन बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। परम पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति इस मंच पर है। हम अपने शब्दों की आहुति देने के लिए इस अनुष्ठान में आए हुए हैं। देखिए, मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ, सबको जल्दी है, किसी के पास समय नहीं है। ये हमारे कैमरे पर खड़े हैं पवन आनंद जी, आप देखिए इनको पीछे से, तो कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि पुरुष है कि महिला है, लेकिन इनकी दाढ़ी ये बताती है कि ये पूर्ण पुरुष है। आप इनके लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजाएं क्योंकि ये एडवांस आदमी है, इनके पास भी समय नहीं है। अग्रवाल जी ने इनके सुपुर्द कर दिया मेरे को कि रेलवे स्टेशन पर जैसे ही अतुल वाला उतरे तो पवन आनंद जी आप लेके आना। मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर निकला, पवन जी आए बाइक लेके, आके फट से गिरे। मैं दौड़कर इनको उठाने के लिए गया, ये बोले रहने दे रहने दे, ये तो मेरे उतरने की स्टाइल है। तो मुझे समझ में आ गया कि वृंदावन की स्टाइल क्या है, ब्रज की स्टाइल क्या है। अच्छा, आप थोड़ा सा प्रफुल्लित हो जाइए, थोड़ा सा आप रंग में आ जाइए। मैं अतुल वाला इंदौर से आया हूँ, सबसे स्वच्छ शहर से। अतुल वाला इस मंच पर खड़े होकर एक बात की गारंटी लेता है कि अगर आज की रात इस मंच पर अगर किसी को भी मजा नहीं आया तो अतुल वाला मूंछ कटा देगा। मेरी नहीं, कुंवर जावेद जी की। सबरस जी कह रहे हैं कि इनकी तो है ही नहीं, तो सबरस जी आप क्या चाहते हो, जिनकी है उनकी कटवा दूं? सब मुझे सब आता है, लेकिन मेरा एक निवेदन करना चाहता हूं। माताएं बहनें बैठी है, जो इस देश की स्थितियां इन दिनों है, हमारे पास हास्य के तमाम कवि बैठे हैं, लेकिन मेरा जो मन है, अगर आपका मन मेरे मन से मिल जाए तो यह कवि सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की बात से शुरू होना चाहिए। मैं पहली आहुति देता हूं। मैं 22 अप्रैल से लेकर आज तक की स्थितियों का वाचन करता हूं, एक कविता पढ़ता हूं और एक महत्वपूर्ण स्वर को इस माइक पर बुलवाऊंगा। मैंने पहले भी निवेदन किया, इस देश की बेटियां किसी से कम नहीं है। आप तालियां बजाएं एक बार, वे आ भी गए हैं। आइए कवि सम्मेलन का प्रारंभ करते हैं। जैसा मेरा निवेदन में ये करना चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर, क्या हास्य व्यंग की बात करेंगे हम तमाम रात, पूरी रात हमारे पास सारे कवि हैं, मैं खुद हास्य व्यंग का कवि हूँ, लेकिन मेरा जो मन है
आपने उस पर मोहर लगाई तो मैं 22 अप्रैल से शुरू होता हूँ। मुझे थोड़ा सा कवि सम्मेलन का माहौल दे दीजिएगा तो कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं प्रारंभ होता हूँ कि 22 अप्रैल से आज तक की क्या स्थिति है कि भेष बदल कर आए, घाटी का नूर मिटाकर चले गए। बस अब एक एक पंक्ति पर मुझे ये बता दीजिएगा कि कवि सम्मेलन प्रारंभ हो चुका है कि भेष बदल कर आए, घाटी का नूर मिटाकर चले गए, भारत माँ की पुत्रियों का सिंदूर मिटाकर चले गए, दुष्ट दानव के दमन बिना बदले की आग अधूरी है, बच्चा बच्चा बोल उठा लंका दहन जरूरी है। फिर भारत माँ के शेरों ने सीमा पार जा आखेट किए, आधी रात में सब आतंकी अड्डे मटिया मेट किए। आधी रात में सब आतंकी अड्डे मटिया मेट किए। और अब थोड़ा सा तालियों को और मुखर करना कि आधी रात में सब आतंकी अड्डे मटिया मेट किए। ये पराक्रम भारत का भरपूर दिखाई देता है, पूरे पाक को सपने में सिंदूर दिखाई देता है। पूरे पाक को सपने में सिंदूर दिखाई देता है। दुनिया भर ने भारत के सिंहों का गर्जन देख लिया, कालिया नाग के सर पर सेना का नर्तन देख लिया। राफेल उड़ा जब भारत का तो रावलपिंडी डोल गया, लाहौर कराची पिंडी तक हर हर बम बम बोल गया। ब्रह्मोस उड़ाकर बता दिया, कब्रिस्तान बना देंगे। अरे पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान मिटा देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान बोलो भारत माता की। लेकिन एक दिक्कत ये भी हुई अग्रवाल जी। क्या हो गई अग्रवाल जी? दिक्कत ये हो गई कि जितनी मिसाइलें भारतीय सेना ने नहीं छोड़ी, उससे ज़्यादा तो टीवी चैनल वालों ने छोड़ दी। वाह 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 वाह। हालत ये थी, हर आदमी डरा हुआ था, हालत ये है कि मिसाइलें जब छूट रही थी, आदमी रात भर टीवी देखता था और यही सोचता था कि ये रात आज पाकिस्तान की आखिरी रात है, सुबह तक पाकिस्तान नहीं मिलेगा। आदमी पूरी रात टीवी देखते देखते यही सोचता था कि सुबह प्लाट लाहौर में लेना है कि कराची में। इसी चिंता में उसकी रात निकलती थी। और आप दृश्य का आनंद लेना, कितना डरा दिया। अच्छा आप देखो, ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे ही दिन टीवी चैनल वालों ने लाहौर कराची पर कब्जा कर लिया था बाबूजी। वो तो सीज फायर हो गया, वरना जब तक भारत पाकिस्तान पर कब्जा करता तब तक तो ये चैनल वाले चीन अमेरिका तक कब्जा कर चुके होते। सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा आप दृश्य देखना, कैसा डराया, हर आदमी डरा हुआ था। मिसाइलों पे मिसाइलें चल रही है, जितने सायरन प्रशासन ने नहीं बजाए उससे ज़्यादा तो टीवी चैनल वालों ने बजा दिए। आप दृश्य का आनंद लेना, हमारी बहनें बैठी है, भाभियाँ बैठी है। रात की 2 बजे मैं टीवी देख रहा, इधर पत्नी सोई हुई, मुझे प्यास लगी, इधर टीवी पे मिसाइलें चल रही है, सायरन बज रहे हैं, युद्ध चल रहा है। मैं पानी पीने उठा, मेरे हाथ से गिलास छूटा, आवाज़ हुई तो पत्नी जाग गई। मुझे पीछे से जब पत्नी ने देखा तो जोर से चिल्लाई हड़बड़ा के, आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए। मैंने जैसे ही पलट के देखा, वो बोली अच्छा ये तो घर के ही हैं। देखो आप ताली वाली बजाओ, ऐसा काम नहीं चलेगा। अच्छा बीच में वो एक अलग कूदा, भूरा काका ट्रंप। वो मोहल्ले की ऐसी बुआ जी है कि जो लाड़े और लाड़ी दोनों को निला रही है। और भूरा काका की स्थिति ये, वो इतनी जल्दी में था कि उसको जाना था मथुरा और वो कासगंज की बस में चढ़ गया, उसकी ऐसी स्थिति थी। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात तक पहुँचना, लेकिन हमारी देश की 2 बेटियाँ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दुनिया को बता दिया
कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। हमारी बेटियों ने बताया कि जब इस देश की बहनों का सिंदूर उजाड़ा जाता है तो इस देश की बेटियां दुर्गा और भवानी बनना जानती है। इस देश की बेटियां हरी रानी और लक्ष्मीबाई बनना जानती है। जब इस देश पर संकट हो तो इस देश की बेटियां हाथों से चूड़ियां उतारकर शस्त्र उठाना जानती है। आध्यात्म का मंच है, साहित्य का अनुष्ठान है। अब जरा हाथ खोलना, आध्यात्म के इस मंच से साहित्य के अनुष्ठान में कविता को आध्यात्मिक चेतना तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। जो हमने पुराणों में पढ़ा, जो हमने ग्रंथों में पढ़ा, वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में साक्षात होते देखा है। हमारी चालीसा में लिखा कि कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख कालडर भाजे, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन सहारे, रूप कराल कालिका धारा, अरे सेन सहित तुम तिहि सहारा। बाबूजी हम तो क्या है, हम तो एक्स्ट्रा एडवांस, हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु थे। मैंने पूछा फिर सस्पेंड किया किसने? विश्व गुरु थे तो हम आज भी हैं। अमेरिका ने एक मशीन बनाई चोरी पकड़ने की। पहले दिन अमेरिका में प्रयोग किया, 4 चोरी पकड़ी। दूसरे दिन चीन में प्रयोग किया, 40 चोरी पकड़ी। तीसरे दिन मशीन को रूस ले गए, 100 चोरी पकड़ी। चौथे दिन मशीन को पाकिस्तान लाए, वहाँ पर उसने 500 चोरी पकड़ी। उसके बाद मशीन में से आवाज आई अपने आप, तुम तो हो ही चोटे। सही कह रहा हूँ मैं, मशीन में से आवाज आई तुम तो हो ही चोटे। छठे दिन मशीन को भारत लाए, 2 घंटे में मशीन चोरी हो गई। बहुत सुंदर। अच्छा बात यहाँ तक थी तो ठीक था, विदेशी मशीन थी चोरी हो गई। योगी बाबा ने आदेश निकाल दिया, विदेशी मशीन थी चोरी हो गई, उसको ढूंढो। तो मथुरा के 1 टीआई और 2 कांस्टेबल ने 4 घंटे में मशीन को ढूंढ निकाला। अब जिसके पास से मशीन मिली उसके पास से पक्की खरीदी का बिल निकला। और हद तो तब हो गई जब 10वें दिन अमेरिका से खबर आई, मशीन वापस भेजो। हमारे यहाँ से उसकी बिल बुक चोरी हो गई। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम तो एडवांस है। अच्छा देखो ये भागवत का मंच है, आप आनंद, ये भागवत काय के लिए करवाते हैं कि सही दिशा मिले। अभी भी पीछे हमारी बहनें भाभियाँ बात कर रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आपका वैधानिक देवर आज की रात मैं ही हूँ, आप इधर मेरी तरफ ध्यान दो तो मेरे बाल बच्चे आपको दुआ देंगे। लेकिन आप ये भरोसा मान लो, हम कितनी कोशिश कर ले जमाने को सुधारने की, जमाना नहीं सुधरना है। हमारे यहाँ भी कथा हुई, प्रवचन हुए एक महाराज के, खूब भीड़ आई, बड़ा पंडाल लगा। मेरी पत्नी ने जीत पकड़ ली, दीदी मैं प्रवचन सुनने जाऊंगी, मैं प्रवचन सुनने जाऊंगी। मैंने कहा इसको जाने दो वरना इसके प्रवचन अपने को सुनना पड़ेंगे। बहुत सुंदर। सुबह से तैयार हुई, इधर कपड़े पहन के, इधर बर्तन पट के, मैं प्रवचन सुनने जाऊंगी। 2 घंटे तक तैयार हुई। उसके बाद बोली कि मैं तो जल्दी जल्दी में प्रवचन सुनने जा रही, इसलिए तैयार ही नहीं हुई। प्रवचन सुनने गई। अब आनंद लेना बात का कि हम कितनी कोशिश करें, लोग नहीं सुधरते हैं। प्रवचन सुनने गई, शाम को आई 7 बजे। मैंने पूछा कैसे थे प्रवचन? तो बहुत बढ़िया। मैंने कहा महाराज जी ने क्या कहा प्रवचन में? बोली 2 किलोमीटर दूर पार्किंग थी, पूरा रेड कारपेट बिछा था, ऊपर टेंट लगा था, धूप नहीं लगी। मैंने कहा बहुत अच्छा रेड कारपेट था। महाराज जी ने क्या कहा प्रवचन में? बोले ऐसे झूले लग रहा है, 50 फीट ऊपर झूला, जो झूले में बैठा वो झूले में से ही प्रवचन सुन रहा, चक्री अलग लगी। मैंने कहा बहुत अच्छे झूले और चक्री लगे थे। महाराज जी ने क्या कहा प्रवचन में? बोली ऐसा भंडारा चल रहा, देसी घी की खिचड़ी, देसी घी का हलवा, छाछ की व्यवस्था, गर्मी है तो पानी बोतल में मिल रहा, भंडारा खत्म नहीं हुआ, लोग खाने वाले खत्म हो गए। मैंने कहा बहुत अच्छा भंडारा था। महाराज जी ने क्या कहा प्रवचन में? बोले ऐसी भीड़ आई कि पंडाल में 2 लाख लोग, खाली सिर ही सिर दिख रहे, और जितने अंदर पंडाल में उससे ज़्यादा बाहर
मैंने कहा बहुत अच्छा, 2 अंदर 1 बाहर 3 हो गए। महाराज जी ने क्या कहा प्रवचन में? बोले तुमको तो मेरे से लड़ने का बहाना ही चाहिए, जब से तुम्हारी सुई अटकी है। क्या कहा महाराज जी ने प्रवचन में? क्या कहा महाराज जी ने प्रवचन में? तुम में इतनी अकल नहीं है? जब इतनी भीड़ भाड़ हो तो समझ में आता है क्या कि क्या कहा महाराज जी ने प्रवचन में? बहुत सुंदर। तो कितनी कोशिश कर लो, नहीं सुधरते हैं। परिवार के बीच कविता का आनंद ले रहे हैं। अरे पारिवारिक मामला तो हमारा ऐसा है भाई साहब, जीजा जी जो होते हैं ना, उसके लिए महत्वपूर्ण साली है। साला किसी काम का नहीं है, उसके लिए साला फिर साला ही है। अब जीजा जी के लिए साली और साले में क्या अंतर है? 4 पंक्तियां 6 पंक्तियों का आनंद लेना कि जीजा जी के लिए साली और साले में क्या अंतर है? जीजा जी के लिए साली गुलाब है और साला जुराब है। अब आनंद लेना एक एक पंक्ति का कि साली गुलाब है, साला जुराब है, साली सरकार है, साला भ्रष्टाचार है, साली प्रियंका चोपड़ा है, साला प्रेम चोपड़ा है, साली प्रियंका चोपड़ा है, साला प्रेम चोपड़ा है, साली फायदा ही फायदा है और साला आतंकी अलकायदा है। कि साला आतंकी अलकायदा है, साली नैनीताल है और साला पोपट लाल है। कि साली नैनीताल है, साला पोपट लाल है, साली करंट है, साला वारंट है, साली मीठे अंगूर है, साला महिषासुर है, साली बसंत पंचमी है और साला नाग पंचमी है। क्या बहुत सुंदर। हिंदुस्तान का आदमी हर गलतियां भी करता है, खुश भी रहता है। हम तो गलतियों में खुश रहते हैं, विद्रुपता हाथ से हाथ से निकलता है। सरकार ने योजना चला दी बेटी बचाओ अभियान, जिसके घर में 2 लड़कियां हैं, सरकार 25,000 रुपये इनाम देगी। मेरा मित्र रहता है मथुरा में, उसके यहाँ एक लड़की पिंकी, उसको टेंशन हुआ कि 2 होती तो 25,000 रुपये मिलते। उसने उसकी घरवाली से कहा देख तू बुरा नहीं मानते तो एक बात कहूँ तो क्या कि आज से 5 साल पहले अलीगढ़ में मेरे से एक गलती हो गई थी। अब तू अगर कहे तो मैं उस गलती को ले आऊँ। तो एक तो पिंकी एक गलती हो गए, 2 25,000 मिल जाएंगे। उसके घर वाली ने 1 घंटे तक रोना पीटना मचाया। उसके बाद में उसको समझ में आया तो वहाँ गलती की मान ली तो वहाँ जाओ ले आओ। मेरे मित्र ने गाड़ी स्टार्ट की, अलीगढ़ गया, गलती को नहलाया धुलाया, लेके और पत्नी से बोला कि देख मैं इसको ले आया हूँ। अब एक तो अपनी पिंकी, एक ये गलती हो गई, 2 कोई अपने को 25,000 रुपये लेने से नहीं रोक सकता है। तो बुला पिंकी को। उसकी पत्नी बोली कि उसको तो ले गए। कि कौन ले गए? तो कि जिसकी गलती थी हाथरस वाले ले गए उसको। तो हम तो गलतियों में खुशी ढूंढ लेते हैं, उसके बाद भी हम खुश रहते हैं। हम खुश कैसे रहते हैं? अच्छा आप देखना, हमारी स्थिति यह है कि हम कितने ही टेंशन, हमारे ज़िंदगी में टेंशन ही कम नहीं होता भाई साहब। ज़िंदगी में इतने टेंशन है कि वो ख़त्म ही नहीं होते। टेंशन कितने हैं कि कार नहीं है पर एवरेज नहीं है, महंगे मोबाइल में कवरेज नहीं है, फेसबुक फोटो पर लाइक कमेंट नहीं है, इंस्टाग्राम वाला प्यार परमानेंट नहीं है, पड़ोसन से बातचीत की अवस्था नहीं है, प्रेमिका से मिलना है पर व्यवस्था नहीं है, जब मिलती है बोलती है आज उपवास है। ये सब छोड़ दो तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है। कि ये सब छोड़ दो तो बाकी सब फर्स्ट क्लास। और कितना टेंशन आदमी पालता है जीवन में कि ये सब छोड़ दो तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है। गैस की टंकी 20 दिन से ज़्यादा दम नहीं भर रही, पत्नी 24 घंटे किचकिच कर रही, बोतल पत्नी ने छुपा दी मिल नहीं रही है, जिंदगी फटी पड़ी है सिल नहीं रही है, पत्नी के पार्लर की फीस वहन नहीं हो रही और पत्नी बिना मेकअप के सहन नहीं हो रही। जिंदगी में इतने टेंशन है, इतने संतरास है, ये सब छोड़ दो तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और परिवार के साथ बैठे हैं तो पंक्तियों का आनंद लेना कि क्या टेंशन है कि टीवी चलती नहीं है, रिमोट खराब है, बच्चे के स्कूल से आई रिपोर्ट खराब है, कि टीवी चलती नहीं रिमोट खराब है, बच्चे के स्कूल से आई रिपोर्ट खराब है, बिजली का बिल ज़्यादा, लाइट आ रही हाफ,
3 दिन में पूरी सैलरी हो गई साहब। भाई से 2 साल से बोलचाल बंद है, बहन राखी पर नहीं आई, खराब संबंध है, और 2 माह से घर में जमी हुई सांस है। ये सब छोड़ दो तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और अब तालियां बजाना, राजनीति से हट के कुछ बात कह दूं तो मैं एक अच्छे कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूं कि क्या स्थिति है कि महंगाई रोज बढ़ रही, जीना मुहाल है, सरकारी दफ्तरों में दलालों का जाल है, मध्यम वर्गीय को टैक्स भरने का बवाल है, मध्यम वर्गीय को टैक्स भरने का बवाल है, मुफ्त की रेवड़ी खाने वालों पर सवाल है, बेरोजगारी के नाम पर केवल भाषण है, नेताजी के बात हर बात का आश्वासन है। ये सब ठीक होगा, हम फिर विश्व गुरु होंगे, हमें यही विश्वास है। ये सब छोड़ दो तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ये कानपुर से ही है, कानपुर कट्टों के लिए फेमस है। हाँ नहीं, आप बात को समझो, कट्टे वाले बांसुरी वालों को समझाएंगे कि मोहब्बत कैसे करें। बात समझ में आए तो ताली बजाना, बहुत इशारों में बात करूँगा। आप प्रेम मोहब्बत की बात नीरू जी आप इनको समझाओगी, वृंदावन वालों को। यहाँ की तो हालत ये, इनको क्या समझाओ आप कि जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं, उसके पीछे मथुरा जाकर खर्चा तमाम करते हैं। और वृंदावन के लड़के तो इतने भोले भाले हैं, ये अपनी सेटिंग की शादी में भी खूब काम करते हैं। और बुजुर्गों की भी हालत अच्छी है। हमारे अंकल बैठे हैं, सीधी सरल रेखा आपने बना रखी है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस उम्र में ये जलवे तो जवानी में भगवान जाने क्या किया होगा। और आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त मोला हो रहे हैं, है तो पुरानी लस्सी पर अब कोका कोला हो रहे हैं। और नए जमाने की नई नई उड़न परियों को देखकर ये पुराने लेमरेटा के स्कूटर भी अब उड़न खटोला हो रहे हैं। मैं प्रेम मोहब्बत नहीं लिखता हूँ बहू जी, 17 साल हो गए लिखना बंद कर दिया। 17 साल पहले शादी हो गई, फिर इसलिए लिख रहा, ये इन दोई की उम्र में था जब लिखा मफतलाल जी मैंने, अब इसलिए बंद कर दिया। अब 4 पंक्तियाँ सुनना और आपकी भी पीड़ा वो हो तो आनंद लेना क्यों बंद कर दिया कि मेरी भावनाएं हद से ज़्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई, क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियाँ भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता, हमारे जमाने की सारी चिपकलियाँ मगरमच्छ हो गई। तो इसलिए लिखना बंद कर दिया। अरे क्या लिखना बंद नहीं करो, मैं, विकास और हमारे आदरणीय खिचड़ी जी, हम तीनों बाहर खड़े, भगवान प्रकट हुए, बोले आज तुम तीनों का फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने एक बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल वाला बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए। भगवान बोले तुमने बचपन में चिड़िया मार दी थी। फिर विकास का नंबर आया, इसके लिए भी भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले विकास बाकी का जीवन इसके साथ। इसने कहा महाराज मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैंने ऐसे कौन से पाप किए। भगवान बोले तुमने भी बचपन में चिड़िया मार दी थी। फिर हमारे आदरणीय खिचड़ी जी का नंबर आया, इनके लिए भगवान ने 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा भगवान खिचड़ी जी ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए। भगवान बोले खिचड़ी जी के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में चिड़िया मार दी थी। तो क्या देखो, मैं ज़्यादा इसलिए टेंशन नहीं लेता हूँ, मैं एक महत्वपूर्ण कवि को खड़ा करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कहा ना दीदी मैं प्रेम मोहब्बत लिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक तो क्या हाइट नहीं है, ऊपर से कलर वाइट नहीं है। एक तो हाइट नहीं, ऊपर से कलर वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फैट नहीं, और तो ढंग का नहीं है थोबड़ा। अब बताओ कैसे मरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा, क्या बताओ कैसे मरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा। अरे आजकल की लड़कियां
तो प्रेमी को खूंटी पर कपड़ों की तरह टांगती है, खुद भले ही शूर्पणखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। खुद भले ही शूर्पणखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और आप वाह वाह कर रहे हो तो अगली पंक्ति सुनना कि खुद शूर्पणखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और जब अपने को मालूम है कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ। मैंने तो मेरी पत्नी बोली आज सब पे कविता सुनाते हो, मुझ पे भी कुछ सुनाओ। मैंने कहा देख देवी ये काम मेरे से नहीं होगा। उसने ज़्यादा जिद पकड़ी तो मैंने उसको 2 पंक्तियाँ सुनाई, कविता का आनंद लेना। मैंने कहा कि तू मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन, तू है मेरी दाँत खाज खुजली और मैं तेरा जालिम लोशन। मैं इससे ज़्यादा टेंशन लेता ही नहीं हूँ। आप देखिए बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमारी दीदियाँ भाभियाँ बैठी है अभी भी। भाई साहब बाबूजी आप ये विश्वास मानना मफतलाल जी, आदमी औरत से घर में जीत ही नहीं सकता है, ये हकीकत है। जावेद साहब कोई भी व्यक्ति हो जीत ही नहीं सकता है। मेरी घरवाली आ गई 2 दिन पहले, एक पार्टी में जाना था, 2 साड़ी लेके, एक लाल एक नीली, बताओ कौन सी पहनूं। मैंने कहा लाल वाली पहन ले। तो कहें पिछली पार्टी में भी तो यही पहनी थी, मैं तो नीली साड़ी पहन के जाऊंगी। मैंने कहा नीली साड़ी पहन के जा। मेरी पत्नी मेरे से बिना पूछे कोई डिसीजन नहीं लेती है, नीली पहन के जा। फिर आई थोड़ी देर में, बताओ सैंडल कौन से पहनूं, फुल वाले या प्लेन। मैंने कहा प्लेन पहन ले। अच्छा कोई शोक सभा में जा रहे हैं, शादी पार्टी में जा रहे हैं, मैं तो फुल वाले सैंडल पहनूंगी। मैंने कहा फुल वाले सैंडल पहन ले। मेरे से बिना पूछे डिसीजन नहीं लेती है। फिर आई, बताओ बिंदी कौन सी लगाऊं, छोटी लगाऊं या 10 का सिक्का। मैंने कहा 10 का सिक्का लगा ले। बोले अच्छा मेरे को इला अरुण बना के ले जाना है, तुमको पता ही नहीं आजकल फैशन छोटी बिंदी का है। मैंने कहा छोटी बिंदी लगा के जा। मेरे से बिना पूछे डिसीजन नहीं लेती है। फिर आई थोड़ी देर बाद, बताओ पर्स कौन सा लूँ, हाथ में क्लच लूँ कि टांगने वाला बड़ा बैग लूँ। मैंने कहा बड़ा बैग लेके चल। तो अच्छा राशन खरीदने जा रहे हैं, तुमको 2 किलो चावल 3 किलो शक्कर रख के लाना है इस समय, तुमको पता ही नहीं है आजकल पार्टियों में क्लच का फैशन है। मैंने कहा क्लच लेके जा। मेरे से बिना पूछे डिसीजन नहीं लेती है। आधे घंटे बाद आई पूरी तैयार होके, बोले तुम में अकल ही नहीं है। मैंने भी मुंडी यूँ हिलाई। मैंने कहा अकल होती तो तेरे से ब्याह थोड़ी करता। मैंने कहा कि क्या हुआ, तो बताओ कितनी गंदी लग रही हूँ मैं, सही सही बताओ गंदी लग रही कि नहीं लग रही हूँ। मैंने कहा हाँ लग तो रही है। अब उसका जवाब का आनंद लेना। उसने जो पलट के कहा, मैंने कहा हाँ गंदी तो लग रही है। तो फिर क्या रो रहे थे तुम्हारे बाप को इतनी देर से, जब मैंने पूछा सही सही बता देते, ये तो मेरे हिसाब से तैयार हुई होती तो अच्छी हो जाती, तुम्हारे हिसाब से तैयार हुई तो कितनी गंदी तैयार हुई। आदमी को, दीदी आप हंस रहे हो, पुरुष को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, आनंद लेना। 2-3 मिनट का काव्य पाठ है मेरा, इससे ज़्यादा आपके प्राण नहीं पीऊँगा। आदमी को क्या चाहिए, चाय हो गरम पत्नी का दिमाग हो ठंडा, चाय हो गरम पत्नी का दिमाग हो ठंडा, पड़ोसन की हो मुर्गी अपना हो अंडा, मोबाइल टाइम टेबल से चार्ज हो जाए, मोबाइल टाइम टेबल से चार्ज हो जाए, गलती से साल भर का रिचार्ज हो जाए, गर्लफ्रेंड से सुबह शाम बात हो जाए, और पत्नी मायके जाए तो एक आध बार मुलाकात हो जाए। इससे ज़्यादा अपने को और क्या चाहिए कि इससे ज़्यादा अपने को क्या चाहिए। पत्नी कपड़े बर्तन ना धुलवाए, यही चाहिए पंडित जी। पत्नी कपड़े बर्तन ना धुलवाए, पुरानी सेटिंग बच्चों से मामा ना बुलवाए, पड़ोसन हंस के पूछ ले आप कैसे हो, रास्ते चलते लड़कियां बोले आप सलमान जैसे हो, ससुराल में साले अटेंशन रहे खड़े और साली जीजा जी कहकर गले पड़े। इससे ज़्यादा और अपने को क्या चाहिए कि इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि 6 अंकों में हो कमाई, गाय जैसी सीधी हो लुगाई। सब यही चाहते हैं पर मिलती किसी को नहीं है कि 6 अंकों में हो कमाई, गाय जैसी सीधी हो लुगाई, दोस्त का रोज शाम फोन आ जाए, इम्पोर्टेंट वाली मंगवाई है छोड़कर आ जा सारे काम, पार्टी का हो गया इंतजाम,
4 पेज के बाद भी गाड़ी ठीक से चले और 5 पेज के बाद भी पत्नी हंस के गले मिले, इससे ज़्यादा अपने को और क्या चाहिए? कि इससे ज़्यादा क्या चाहिए? वो 4 पंक्तियाँ सुनना कि क्या चाहिए हम सबको कि हर तरफ भारत माता की जय का जोर हो, तिरंगे का वर्चस्व चारों ओर हो, दुश्मन की नज़र रहे नीची, ऊंचा हमारा भाल रहे, भारत माँ का आंचल सदा सदा खुशहाल रहे, भारत माँ का आंचल सदा सदा खुशहाल रहे, भारत को विश्व पटल पर सम्मान मिले और हमें हर जन्म में यह धरती हिंदुस्तान मिले, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? हमारी जो पीढ़ी बैठी है, ये जो मंच है, जावेद साहब आपने तो शायद पहले सुनी होगी कविता, मेरा मन है एक कविता पढ़ने का कि पिता होते क्या हैं, पिता का क्या महत्व होता है, कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरा मानना यह है कि वह व्यक्ति दुनिया में सर्वाधिक धनवान है जिसके घर में उसके पिता जीवित है और उसका सर पर हाथ रखा हुआ है, इससे बड़ी दौलत कुछ हो नहीं सकती। आपको समर्पित करता हूँ कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी तो घड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूँ, कुछ भी बन जाऊँ दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियाँ याद आती है, साल भर रहता था जिनका इंतज़ार, वो छुट्टियाँ याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियाँ याद आती है। और 4 पंक्तियाँ वो सुनिएगा जिनको लिखने के बाद मेरी भी आंखें गीली हो गई थी। एक दृश्य अधिकतर लोगों ने बचपन में देखा, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, मैंने मेरे जीवन में शायद इससे अच्छा कुछ न लिखा हो कि मुझे अब भी भगवान से पहले बस पिता की उंगलियाँ याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे, हम घर में नहीं उनके दिलो जान में रहते थे, और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। अरमानों से लाई गुल्लक यूं ही फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था, फिर भी पिता थे जो मुस्कुराते थे, जब घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। और किसी को अपने पिता से कोई शिकायत हो, 4 पंक्तियाँ सुन लीजिएगा, शिकायत दूर कर लीजिएगा। मेरा मानना यह है, एक टिप्पणी साथ ले जाइएगा, मेरा मानना यह है कि अगर राजा दशरथ ने अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते, पर भगवान कभी नहीं बनते। आपने अपना बचपन देखा, अपने बच्चों का बचपन देखा, 4 पंक्तियाँ सुनिएगा, पिता से कोई शिकायत हो तो दूर कर लीजिएगा कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं, और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। और अंतिम पंक्तियाँ साथ ले जाइएगा तो यहाँ हमारा आना सार्थक हो जाएगा कि अपनी जड़ें मत खोदो, कोई फरियाद काम ना आएगी, घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम ना आएगी, सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी। काम बहुत बहुत धन्यवाद।